दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आप कोई एग्रीमेंट कराते हैं या कोई संविदा आपके साथ कोई करता है और उस संविदा का जो एक पक्ष है वो मानने से कुछ समय बाद इनकार कर देता है। आप न्यायालय में कोई मुकदमा लाते हैं उसी संबंध में, तो मुकदमा काफी दिन चलता है। सभी लोग जानते हैं कि सिविल सूट में उसकी जो मियाद है वो थोड़ी लंबी होती है और उस लंबन काल के बाद जब जजमेंट उसके खिलाफ हो जाता है, उस व्यक्ति के जिसने जो संविदा का पालन नहीं कर रहा है, माने संविदा का मतलब एक बार गौर से समझ लें। जैसे आपने किसी जमीन का सौदा किया, जमीन मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की है, आपने 10,000 रुपया बयाना दिया और एक एग्रीमेंट लिखाया कि हम 90,000 रुपए दे करके 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या एक टर्म दे दिया 3 वर्ष बाद इस जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करा लेंगे। तो ये आपकी संविदा हो गई। संविदा माने एक ऐसा करार, एक ऐसा वायदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। इसका मतलब है जब आप कोई ऐसा लीगल वर्क करेंगे जो होना चाहिए। दोस्तों जैसे आप कोई करार करते हैं कि अगर मैं जुए में रुपए जीत गया तो आपको दूंगा, तो इसको आप न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये अविधिक करार है, विधि द्वारा स्वीकृत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करार आपने किया है जो विधि द्वारा स्वीकृत है, इन्फोर्सेबल है, तो ऐसे करार को संविदा कहते हैं, मानी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो ऐसा करार नहीं जो विधि द्वारा इन्फोर्सेबल हो वो वाइड है, मानी शून्य करार है या शून्य संविदा है। तो दोस्तों जब इस मुकदमे में या इस वाद में या इस वीडियो में जो फैक्ट हैं वो यह है कि थोड़ा पैसा दे करके, या मान लेते हैं पूरा पैसा दे दिया गया, थोड़ा अमाउंट बाकी है, कोई करार होता है या संविदा होती है, और जो दूसरा पक्ष है जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है वो बाद में मना इनकार कर देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को या तो बेच देता है या अपने पास ही रखता है, आपका पैसा भी नहीं रिटर्न करता, या हो सकता है आपका पैसा रिटर्न कर दिया हो बाद में। तो आप जब दावा लाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि इस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा दिया जाए, मैंने अक्षरशः न्यायालय द्वारा पालन करा दिया जाए, तो ऐसे दावे में एक ग्राउंड बनता है। दूसरी पार्टी कह सकती है कि साहब इतना ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि जब तक पहले लोअर कोर्ट में चलेगा, सिविल जज जूनियर या सीनियर डिवीजन का जैसा आपका दावा हो, उस दावे के बाद वहां हार जीत होने के बाद दूसरा पक्ष फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाएगा, वहां 2-4 साल का समय लग सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद सेकेंड अपील हाई कोर्ट में जाएगी, वहां 4-6-10 साल का टाइम लग सकता है, और उस सेकेंड अपील के बाद में रिट जाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी टाइम लग सकता है। तो जब वहां पर यह ग्राउंड आता है कि साहब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, पता चला आपका सौदा था 1,00,000 रुपए का, अब उसी जगह जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो 5 करोड़ रुपए की है। आप कहेंगे कि चूंकि वादा आपने उस समय किया था, पैसा भी ले लिया था पार्ट में, तो अब आपको जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माने वो जो बैनामा आपको करना है, तो रेस्ट अमाउंट वही आपको मिलेगा जो अमाउंट शेष बचा था। आप नए नियम लागू नहीं कर सकते। तो ऐसे मामलों में प्रश्न यह है कि क्या आपका ये ग्राउंड की अब लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक वैलिड ग्राउंड होगा इस पर। एक चूंकि ये जब हमने केस रूलिंग देखी, केसला देखा, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचना या पहुंचाना बहुत जरूरी है, और होता भी यही है। आपने कोई एग्रीमेंट कराया, दूसरी पार्टी, उसको कोई दूसरा ग्राहक मिल गया, 1,50,000 रुपए कोई ज्यादा वाला, तो उसको बेच देती है और पैसे खड़े कर लेती है। आप मुकदमा लाते हैं, वो कहता लड़ते रहिए, सिविल मुकदमे तो चलते ही रहते हैं। लोगों में ये धारणा भी है। वास्तव में समय लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समय बिल्कुल नहीं लगता, समय लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति का केस है वो तो लड़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। तो आप जब मुकदमा लड़ते हैं समय व्यतीत होता है, क्योंकि लगभग 10 ईयर्स में तो सिविल सूट ही डिस्पोज होता है। सिविल सूट डिस्पोज होने के बाद उसकी फर्स्ट अपील आती है, 2-3 साल तो वो ही ले जाती है। तामीली होने के बाद जब आपका WS आ जाता है या ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, तभी फाइनल बहस होती है
और बहस भी महीने महीने 2-2 महीने की डेट होती है। 1-2 डेट में बहस होने के बाद तब जजमेंट आने का नंबर होता है। कभी कभी बहस हो जाती है, पीठासीन चेंज हो जाते हैं, इसलिए जजमेंट नहीं हो पाता और फाइल रिजर्व बनी रहती है, फिर पुनः बहस पे आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा समय हो गया हो और ये जो वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो क्या ये ग्राउंड कि इस समय जो लैंड है या जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री या इसकी जो डिग्री कर दी है हॉनेबल कोर्ट ने, वो चालू नहीं रखी जा सकती। तो इस पर एक दोस्तों हम हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करेंगे। उसमें क्या किया है हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यही बताया है। ये मैटर सिविल अपील 2849 ऑफ 2015 का है। इस पर एक और सिविल अपील है 9495 ऑफ 2025 और ये एसएलपी स्पेशल पिटीशन दाखिल हुई है 23476 ऑफ 2016 और ये डिसाइडेड हुई है जुलाई 15, 2025 में। इसमें क्या जजमेंट है दोस्तों, देखते हैं। ये केस है कृष्ण गोपाल अपीलांट है वर्सेस गुरमीत कौर, इनकी डेथ हो चुकी है और इनके जो लीगल हियर्स थे उनकी ओर से ये मामला आया है। अब ये सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है विनिर्दिष्ट पालन। जैसे आपने कोई करार किया है, आपने जैसे वादा किया कि इतना रुपया आप हमें देंगे तो इसके बदले में हम आपको ये खेत देंगे या प्लॉट देंगे या कोई चीज देंगे, उसमें आपने कुछ बयाना दिया, इन चीजों की लिखा पढ़ी हो गई, एक एग्रीमेंट टू सेल तैयार हो गया। अब एक पक्ष उस एग्रीमेंट टू सेल से हट रहा है, वो कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, तो उस संविदा को बिल्कुल अक्षरशः पालन कराने का काम सिविल कोर्ट का है। दूसरा पक्ष जो ये साबित करता है कोर्ट में कि मैं इस संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए हमेशा तैयार था, रेडी था और हमारी बिलनेस भी थी। रेडीनेस और बिलनेस माने इच्छा भी थी और तैयारी भी थी। लेकिन दूसरा जो पक्षकार है, जो प्रतिवादी है, उसने इस संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए इससे उसी संविदा के का विनिर्दिष्ट माने वैसे ही जैसा उसमें निर्देश है वैसा ही उससे पालन करा दिया जाए। तो दोस्तों ये मामला विनिर्दिष्ट अनुपालन का था और विनिर्दिष्ट अनुपालन विक्रय के करार का होना था, माने एग्रीमेंट टू सेल का। इसके लिए बाद डिक्री हुआ। डिक्री वादी के पक्ष में हुआ। वादी माने जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट टू सेल कराया था और अपोजिट पार्टी प्रतिवादी थी जो जिसने एग्रीमेंट टू सेल किया था। दावा डिक्री हो गया कि एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर इनको बैनामा निष्पादित किया जाए और बाकी रकम ले ली जाए। तो इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जो प्रतिवादी है उसकी तरफ से ये ग्राउंड लिया गया कि सर इसमें जो सूट प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। इसमें लिखा है कि डिक्री में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाई गई, पर कीमत में वृद्धि होने का अभिवाक लिया गया, माने प्ली रिगार्डिंग एक्सीलेशन ऑफ प्राइस, माने कीमत डेवलप हो गई है। तो न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निर्णीत ऋणी इस अवस्था में, निर्णीत ऋणी माने जजमेंट डेप्टर, जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है, जिसके खिलाफ डिक्री हुई है, माने जो मुकदमा हार गया है उसको जजमेंट डेप्टर कहते हैं, जेडी निर्णीत ऋणी। इस अवस्था में यह अभिभाग उत्पन्न नहीं कर सकता। दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है 15 जुलाई 2025 का। और यह भी कहा कि कीमत में वृद्धि होने के कारण वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए हकदार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पक्षकारों के हितों के संतुलन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपया एडिशनल भुगतान करने का आदेश किया, लेकिन उस बिंदु पर यह बताया कि बिल्कुल गलत बात है, कीमत बढ़ गई है या प्राइस का एक्सीलेशन हो गया है, इसके लिए वादी जिम्मेदार नहीं है। ये ग्राउंड आपका बिल्कुल फेक है, बेकार है, इस ग्राउंड पर आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, जब भी किसी को कोई एग्रीमेंट टू सेल करें तो इस आधार पर करें कि यही पैसा अगर मुकदमेबाजी चालू हो गई तो चाहे 40 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, ये आपकी पार्टियों पर निर्भर है कितने दिन उस मुकदमे को चलाते हैं। जब भी उस पर कोई ऑर्डर होगा कोर्ट का
तो वही रेस्ट अमाउंट जो बकाया रहा है वही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको बहुत लंबा खींचने की बजाय उसको तुरंत उसका सेटलमेंट करें और अपने पक्ष में या जो भी है सेटलमेंट करके डिस्पोजल करा लें। दोस्तों इसका साइटेशन है 2025 ब्रैकेट में 3 CAR 147 SC, इसमें ये प्रकाशित हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।